हेलो दोस्तों, मैं आर के शर्मा आप लोगों को स्वागत करता हूं CJB क्लासेस इंस्टीट्यूट चैनल में। दोस्तों, हम लोग इसके पहले क्लास कर चुके हैं। आज हम लोग दोस्तों केमिस्ट्री का क्लास करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग 10th क्लास का NCERT केमिस्ट्री करेंगे। हम लोग फर्स्ट चैप्टर आज करने वाले हैं। जी, फर्स्ट चैप्टर मेरा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जी हाँ दोस्तों, आज का जो मेरा पहला चैप्टर है वो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। दोस्तों, हम लोग हर एक बुक को बारीकी से, हर एक वर्ड को पढ़ करके हम लोग समझेंगे। और अगर आपको कहीं भी इसके बीच दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके हर एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, हर एक सवाल को जवाब देने की कोशिश करेंगे और आपको किसी भी तरह के परेशानी से बचाएंगे। आपको कहीं भी दिक्कत होगा आप फटाफट कमेंट करके हमें कमेंट करें, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप लोग वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग चालू करते हैं पहला अपना आज का केमिस्ट्री क्लास। दोस्तों, चैप्टर मेरा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। जी हाँ दोस्तों, क्या है रासायनिक अभिक्रिया, किस तरह से इसका समीकरण बनता है, सारा पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग बारीकी से हर एक वर्ड को पढ़कर समझते हैं। दोस्तों, चलिए हम लोग चालू करते हैं आज का क्लास। अपने दैनिक जीवन की निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को अपने दैनिक जीवन के जितने भी काम हैं, जितने भी परिस्थितियां हैं, सबको ध्यान से देखना है और उसके ऊपर विचार करना है। क्या विचार करना है जी? गर्मियों में कमरे की ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को विचार करना है कि गर्मियों में जो कमरे का तापमान होता है, ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस होता है, 46 डिग्री सेल्सियस हो जाता है जी। उस ताप पर हम लोग दूध को खुला छोड़ दें या खुला छोड़ दिया जाए, तब क्या होगा? लोहे का तवा या तसला या कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए, तब क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, दूसरा हम लोगों को विचार करना है कि लोहे का जो तवा होता है या फिर तसला होता है या फिर कील होता है, कांटी, उसको हम लोग नमी वाले वायुमंडल में खुला छोड़ दे, तब क्या होगा उसके साथ? मेरा तीसरा पॉइंट है अंगूर का किण्वन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब अंगूर को हम लोग कन्विन कर देंगे तब क्या होगा उसका? ये है। चौथा जो है मेरा भोजन पकाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जब भोजन पकाया जाता है तब की परिस्थिति देखेंगे क्या होता है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, तब देखेंगे। जब हम लोग खाना खाते हैं और हमारा शरीर जो है वो भोजन को पचा लेता है, तब की अभिक्रिया को देखेंगे। उस टाइम क्या होता है? हम सांस लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जो सांस लेते हैं उसके ऊपर विचार करना है। तो ये सारे टॉपिक हैं जिसके ऊपर हम लोगों को विचार करना है अपने जीवन में और देखना है कि आखिरकार होता क्या है। यही सारे चीज़ों से हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अगर दोस्तों हम लोग गौर से इस चीज़ को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम लोग बारीकी से सच में इस चीज़ को अगर गौर करके देखते हैं तो इसमें कुछ न कुछ बदलाव आ जाते हैं। शुरू में जो चीज़ होती है वो चीज़ नहीं रहती है, कुछ न कुछ बदलाव आ जाती है। जैसे हम लोग बात करते हैं दूध की ही बात करते हैं। गर्मी के दिनों में दूध जो है 45 डिग्री सेल्सियस पर अगर खुला छोड़ देते हैं दोस्तों तो वो फट जाता है। क्या होता है? फट जाता है। अगर हम लोग लोहे की बात करते हैं तो लोहा को अगर हम लोग नमी वाले एरिया में छोड़ देंगे तो उसमें जंग लग जाती है। ये हो गया पॉइंट। तो ठीक है, इस जो कुछ भी पहले वाला स्थिति रहता है, जैसे पहले है उसके बाद वैसा नहीं रहता, उसमें कुछ न कुछ अभिक्रियाएं होती है, कुछ न कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। तो हम लोगों को यहीं से रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मालूम चलेगा। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे जाते हैं।
पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग 9th क्लास में जब पढ़े थे तो पदार्थ के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, किस तरह से भौतिक परिवर्तन होते हैं, किस तरह से रासायनिक परिवर्तन होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़े थे। नहीं होगा तो आप लोग वीडियो पिछले क्लास का वीडियो देख लीजिएगा, 9th क्लास का, हम उसको भी बना चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तब हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई। जी हाँ दोस्तों, जब किसी भी चीज़ में रासायनिक परिवर्तन होता है, कौन सा परिवर्तन जी, रासायनिक परिवर्तन होता है, तो उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। गौर से समझिएगा दोस्तों, जब कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा, कौन सा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। जब किसी भी वस्तु या चीज़ हो गया या फिर पदार्थ हो गया, मटेरियल हो गया, उसमें अगर रासायनिक परिवर्तन होता है तब वही रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। ठीक उसी तरह से जब भौतिक परिवर्तन होगा तो भौतिक अभिक्रिया हो जाएगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपको अभी तक यही सोचने में लगा दे रहे होंगे टाइम, अभी तक यही सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों को पहचान कैसे आएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या फिर ये रासायनिक अभिक्रिया है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ थोड़ा सा क्रियाकलाप करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, उसके थ्रू हम लोग समझ जाएंगे कि आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया है क्या। दोस्तों हम लोग अब क्रियाकलाप को देखेंगे। क्रियाकलाप मेरा दिया हुआ है 1.1। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे। उससे पहले दोस्तों हम चित्र आपको दिखा देते हैं। 1.1 दिया हुआ है चित्र जी। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड को वॉच ग्लास में इकट्ठा करना। जी हाँ दोस्तों, मैग्नीशियम का रिबन है जी, उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया और उसको हम लोग वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लेते हैं। तो यही हो गया रासायनिक अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, जो जलने का काम हुआ रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हम बताएंगे किसे कहते हैं। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल है दोस्तों। हमको क्रियाकलाप यानी कि प्रैक्टिकल करने में क्या क्या चाहिए सो यहाँ पर दिखाया गया है, उसको बारीकी से देखिए दोस्तों। एक हम लोगों को चिमटा लेना है जी, और एक लेना है मैग्नीशियम रिबन, और एक बर्नर ले लेना है। उसके बाद एक वॉच ग्लास यानी कि शीशा का ग्लास लेना है। बस इतना ही चीज़ों की ज़रूरत है। अब तो देखिए, हम लोग चिमटा से रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लेना है और पकड़ करके उसको बर्नर जो है दोस्तों उससे जलाना है। तो जब भी हम लोग जलाएंगे तो वायु की उपस्थिति में जलाएंगे, वहाँ पर एयर रहेगा ही रहेगा। तो एयर रहेगा तो जैसे ही मैग्नीशियम जलेगा एयर की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब भी मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड हो जाएगा। यानी कि जब वो जल करके जब उसका जो कुछ भी धूलकण बचेगा तो वो जब वॉच ग्लास में हम लोग उसको देखेंगे, जो बचेगा रिबन वो मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा। यानी कि आपको प्रैक्टिकल सही से समझ में आ गया होगा। आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत ही क्रियाकलाप सतर्कता से करना पड़ता है दोस्तों। यहाँ क्रियाकलाप के बारे में दिया गया, उसको थोड़ा सा देख लीजिए। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके पास अगर टीचर अवेलेबल हैं, शिक्षक अवेलेबल हैं तो ही आप इसको कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सतर्कता यानी कि सावधानी की ज़रूरत है। देखिए किस तरह से करना है, आपको बहुत ही सुरक्षा से प्रैक्टिकल करना होगा। सुरक्षा के लिए छात्र आँखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस प्रैक्टिकल को करना चाहते हैं तो आँख पर चश्मा पहन ले, ताकि जब मैग्नीशियम का जो रिबन है वो जलने के बाद जो उसका मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो कण है, पार्ट है, वो आपकी आँखों में न जा सके। ठीक है, तो लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से रगड़कर साफ़ कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैग्नीशियम का जो रिबन है उसको रेगमाल आता है एक, ठीक है ना, उससे रगड़ करके उसको आप साफ़ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्पिरिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को
ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसा कि चित्र संख्या 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या परीक्षण किया? जी हाँ दोस्तों, आपको मैग्नीशियम को जब भी जलाना है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो जैसे ही वो जल जाएगा तो उसमें जो आपका ये बचेगा, उसमें जो आपका राख बचेगा दोस्तों, वो जो है वही मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे हुआ? तो मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाए हैं। मैग्नीशियम को दोस्तों हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा जलने के समय और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये प्रैक्टिकल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। रासायनिक अभिक्रिया क्या है उसको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो एक बार दूसरे अवस्था में बदल जाने के बाद वो अपनी पहली अवस्था में नहीं आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया उसको बोलेंगे जो एक बार दूसरी अवस्था में परिवर्तित होने के बाद अपनी पहली अवस्था में ना आए, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपको रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन भी मालूम चल गया दोस्तों, आप इसे नोट करके याद कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो अपनी अवस्था को खो देता है, या फिर बोले कि जो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के बाद अपनी पहली अवस्था में नहीं आता है, वो रासायनिक अभिक्रिया है। दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखें कि मैग्नीशियम का जो रिबन था उसको जला तो दिए, जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बन भी गया। क्या अब हम इसे, इसका जो राख बचा है, क्या उस राख से हम लोग फिर से मैग्नीशियम का रिबन बना सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। फिर से मैग्नीशियम रिबन नहीं बनेगा। यानी कि जब ये अपना पहला अवस्था से दूसरा अवस्था में आ गया है तो फिर से अपनी पहली अवस्था में नहीं आ सकेगा। इसलिए दोस्तों यह जो अभिक्रिया है वो मैग्नीशियम अभिक्रिया हुआ। तो आपको ये अच्छी से समझ में आ गया होगा दोस्तों मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना। अब हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं दोस्तों। मेरा नेक्स्ट पेज है, ये देखिए मेरा नेक्स्ट पेज आ गया है। अब हम लोग इसको बारीकी से देखेंगे। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बना ये हम लोग समझे बारीकी से, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर पॉइंट है, उसको हम लोग देखते हैं। आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है। जी हाँ दोस्तों, जब हम इसको जला रहे होंगे, जब हम इस प्रैक्टिकल को करते हैं तो यहाँ से देखते हैं कि चमकदार श्वेत लौ, यानी कि जब मैग्नीशियम रिबन जलेगा तो जब जैसे ही जलेगा ना तो जलते जलते उजला उजला लौ, यानी कि जो जलेगा तो जलने के बाद उसमें से वाइट वाइट ज्वाला निकलेगी। कैसी ज्वाला निकलेगी? वाइट वाइट ज्वाला निकलेगी। लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरी तरीक़े से जल जाती है तो वाइट वाइट हो जाता है वो। ठीक है ना, उजला उजला उसका चूर्ण बन जाता है। उसका जो राख हम लोग बोले अपनी भाषा में, तो वो जो राख होता है वो उजला राख होता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, जो हम लोगों का जो वाच ग्लास था ना, शीशा का ग्लास, उसमें जो बचेगा उसमें जो राख की तरह उजला उजला जो राख दिखाई देगा ना, वही मैग्नीशियम ऑक्साइड है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। हाँ दोस्तों, जब मैग्नीशियम के रिबन को हम लोग वायु यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोग जला देते हैं तभी ये वाइट वाइट बनेगा, उजला उजला बनेगा। कब उजला उजला बनेगा? जब हम लोग उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तभी उजला उजला चूर्ण बनेगा, अन्यथा फिर उजला उजला चूर्ण नहीं बनेगा। अब मेरा नेक्स्ट है क्रियाकलाप 2 और दिया हुआ है दोस्तों, हम लोग उसको करते हैं। ठीक है ना, क्रियाकलाप को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए क्रियाकलाप 1.2 आपको दिखाई दे रहा होगा। क्रियाकलाप 1.2 हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। एक परख नली में लेड यानी कि शीशा, लेड समझ में आ गया होगा। एक परख नली में लेड यानी कि शीशा नाइट्रेट का घोल लीजिए। जी हाँ दोस्तों, एक परख नली ले लेना है, शीशा का एक गिलास लेना है जी। ठीक है ना, परख नली लेना है, उसमें हम लोग
नाइट्रेट का घोल लेंगे। किसका घोल लेंगे दोस्तों? नाइट्रेट का घोल लेंगे। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देंगे, ठीक है ना। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाएंगे। कौन सा घोल मिलाएंगे जी? पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला देंगे। अपने क्या परीक्षण किया जो, हाँ दोस्तों, अब इसको करने के बाद आप क्या पाते हैं इसको आपको बताना है। एक और है क्रियाकलाप 1.3 यानी कि 1.3 है दोस्तों, उसको हम लोग देख लेते हैं। एक शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। जी हाँ दोस्तों, जिंक ले लेना है, जिंक, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है, इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा अम्ल? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दीजिए, जैसा कि चित्र 1.2 में दिया गया। देखिए दोस्तों, यहाँ 1.2 चित्र है, इसमें दिया गया है। सावधानी क्या क्या बरतनी है उसको देख लीजिए। अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से करना है। जो हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक जो अम्ल ले रहे हैं ना, उसका इस्तेमाल आसानी से करना है, सावधानी पूर्वक करना है, नहीं तो फिर हमारे लिए घातक हो सकता है। क्या दस्ते के दाने के आसपास कुछ होता है, दिखाई दे रहा है? जब हम लोग दोनों को मिला देंगे तो क्या जो दस्ता है, दस्ता के दाने के आसपास कुछ अभिक्रिया हो रहा है, कुछ होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, शंक्वाकार फ्लास्क या प्रखनली को स्पर्श कीजिए। जी हाँ दोस्तों, जो प्रखनली है ना उसको छूना है, टच करना है, इसको स्पर्श करना है, छूना है, ठीक है। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? हाँ दोस्तों, इसको छुएंगे तो ये थोड़ा सा गर्म लगेगा, ठंडा लगेगा, क्या इसके तापमान में कुछ हुआ है, ये हमको बताना है। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जो रासायनिक अभिक्रिया है मेरा 1.2, उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, करने के लिए सबसे पहले हम सामग्री बता देते हैं दोस्तों। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, एक कांच की नली लेना है दोस्तों, ठीक है ना। कांच की नली लेना है, कांच की नली आपको दिखाई दे रहा है। एक कॉर्क लेना है, उसके बाद शंक्वाकार फ्लास्क लेना है, ठीक है ना, प्रखनली लेना है। उसके बाद इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देना है। इसमें क्या डाल देना है जी? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देना है और दानेदार कुछ जस्ता, ठीक है ना, दानेदार कुछ जस्ता डाल देंगे। तो देखिए चित्र 1.2 क्या होगा इस तरह का अभिक्रिया करने के बाद। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक गैस का निर्माण होगा। जी हाँ दोस्तों, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जैसे ही जाएगा ना, अभिक्रिया होगा और अभिक्रिया करने के बाद हाइड्रोजन गैस यानी कि H2 गैस बनेगा और वो कांच की नली से बाहर निकलेगा। कांच की नली से कहाँ निकलेगा जी? कांच की नली से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये होगा, हम लोग थोड़ा सा अब देख लेते हैं। ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जी हाँ दोस्तों, तीनों अभिक्रिया जो हो रहा है ना, सब में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चला जाएगा तो फिर पहली अवस्था में अपना नहीं आ पाएगा। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में देखेंगे, कैसे मालूम चलता है। अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा तो उसकी अवस्था परिवर्तन हो जाएगा। गैस का निकास या उत्सर्जन होगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे तो उसमें गैस आएगा या गैस बाहर निकलेगा, या फिर तापमान में परिवर्तन होगा। उसका जो तापमान है, तापमान वही नहीं रहेगा, चाहे तो उसका तापमान उसमें गर्मी आ जाएगी, ठीक है। यदि अब इसके नीचे दिया गया है, यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके प्रतीकात्मक निरूपण के अध्ययन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो मेरा पूरा का पूरा चैप्टर है ना, इसमें हम केवल रासायनिक अभिक्रिया के ही बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग केवल रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया होता है, ठीक है ना। हमारे चारों ओर कौन कौन से ऐसे पदार्थ है, चारों ओर के जितने भी पदार्थ हैं, सब पदार्थ में कहीं ना कहीं रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसको हमको देखने की ज़रूरी है। तो दोस्तों, मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है 1.1 वो रासायनिक समीकरण है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
फिर वीडियो लंबा चला जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको कहीं भी किसी तरह कोई समझ में नहीं आया है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि किन्हीं लोगों को कहीं भी दिक्कत ना हो और वे लोग आसानी से इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप हमको किसी भी तरह के प्रॉब्लम को बता सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।